हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने जो है रुद्रचंद पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्मीचंद। ठीक है, रुद्रचंद के बाद अब हम लक्ष्मीचंद जो है गद्दी पर बैठे थे, तो रुद्रचंद के बाद अब हम लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब आए हमारे कौन, लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के बारे में अगर हम जानें तो रुद्रचंद की मृत्यु के बाद 1597 में उसका बेटा जो है, छोटा वाला जो बेटा था लक्ष्मीचंद, गद्दी पर बैठा। ठीक है, जो रुद्रचंद थे उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठे, लक्ष्मीचंद जी बैठे। तो लक्ष्मीचंद जी के हमें और नाम भी जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो सीरा यानी कि डीडीहाट से जो प्राप्त चंदों की जो वंशावली है उसमें इनका नाम लाछमी चंद मिलता है। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट्स जो है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको इनको टिक करना है और इन सबको ही आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो जो सीरा से चंदों की वंशावली प्राप्त हुई है उसमें लक्ष्मीचंद का क्या नाम मिलता है, तो उसमें लक्ष्मी चंद मिलता है। ठीक है, मूनाकोट ताम्रपत्र में क्या नाम मिलता है, जो मूनाकोट से प्राप्त ताम्रपत्र है उसमें लक्ष्मीचंद का क्या नाम मिलता है, तो उसमें लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण चंद मिलता है। क्या मिलता है, लक्ष्मण चंद। ठीक है, और एक मानोदय काव्य है। ठीक है, मानोदय काव्य है उसमें लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण कहा गया है। मानोदय एक काव्य है जिसमें लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण कहा गया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे बना लीजिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि रुद्रचंद की मृत्यु के बाद लक्ष्मीचंद कब गद्दी पर बैठा था। ठीक है, या फिर लक्ष्मीचंद गद्दी पर कब बैठा, तो 1597 में बैठा। ठीक है, तो ये वाला एक नोट्स में आप ये लिख लीजिए। फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो लक्ष्मीचंद का जो बड़ा भाई था शक्ति गुसाई। ठीक है, तो शक्ति गोसाई नाम था लक्ष्मीचंद के बड़े भाई, क्योंकि रुद्रचंद के हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, रुद्रचंद का छोटा बेटा बना था। ठीक है, रुद्रचंद का छोटा बेटा था लक्ष्मीचंद, वो जो है उसको गद्दी पर बैठाया गया। छोटा बेटा क्यों बैठाया गया बात आएगी, क्योंकि जो रुद्रचंद का बड़ा बेटा था गुसाई, क्या नाम था, गुसाई, शक्ति गुसाई जिसका नाम था, उसको इसलिए नहीं बैठाया गया क्योंकि वो जन्म से ही क्या था, अंधा था। ठीक है, तो हालांकि जो अंधा भी था तो व्यवस्था जो है शासन की वही करता था, लेकिन जो चलाता था वो लक्ष्मीचंद चलाता था। उसने नई सिरा से दारमा घाटी की व्यवस्था की थी जिसमें शौकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। जो शौका जाति थी उसके जो अधिकार थे और कर्तव्य थे उनको निर्धारित उसने किया था। बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तुओं को राज दरबार में पहुंचाने का करार दिया गया था कि जो बंदोबस्त है उसके बदले क्या होगा, तिब्बती वस्तुओं को राज दरबार में पहुंचाया जाएगा। सिरती और राजकर की शर्तें भी नियत की गई। ठीक है, जो सिरती कर लिए जाते थे ना, कर के नाम थे सिरती कर, राजकर, तो इनकी भी शर्तें थी कि किस शर्त में कौन सा कर लगाया जाएगा, उनको भी नियत किया गया। सीमाओं पर सीमा सूचक, जैसे अभी हम जाते हैं कहीं तो हमें हर एक सीमा पर पत्थर मिलते हैं ना, मील पत्थर लगाए होते हैं, इतने किलोमीटर यहाँ से ये है, ये तो वह उस टाइप के जो है सूचक पत्थर भी यहाँ पे सूचक पत्थर यहाँ पे लगाए गए। ठीक है, किसके टाइम पे, लक्ष्मीचंद के टाइम पे सूचक पत्थर यहाँ पे सीमाओं पर लगाए गए। राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, जो वहाँ पे राजधानी थी उसकी, लक्ष्मीचंद की, वहाँ पे जो है बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की गई। भूमि पर अनेक प्रकार के कर नियत किए गए जिनके नाम थे जूला, सिरती। अब जो कर लक्ष्मीचंद के टाइम पे जो कर लगाए गए थे वो कौन कौन से थे वो देखिए, प्लस इसको आप नोट्स भी बनाते रहिएगा कि लक्ष्मीचंद के टाइम पे लिखिए, लक्ष्मीचंद के समय लगे करों के नाम बताइए। तो उसमें आपको जूला कर, सिरती कर, बैकर, रचिया कर, कूत, भात, नेगी, साऊ, रतगली, कनक, बखरिया, सिकदारी, नेगी आदि ये हमें कर देखने के लिए मिलते हैं कि इतने तरह के यहाँ पे कर लगाए गए थे। भिन्न भिन्न चीज़ों को रखने की जगहों का भी नामकरण किया गया था। जैसे धान कहीं पे रख रहे हैं तो उस जगह का नाम अलग होगा। ठीक है, जो भंडार गए होंगे, कहीं पे गेहूँ रख रहे हैं तो उस जगह का नाम अलग होगा, जौ रखने की जगह का नाम अलग होगा, तेल के वो रखने की जगह का नाम अलग होगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें रखने के भी जो है नामकरण उनका किया गया कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगहों का नामकरण किया गया। अब जैसे कि न्योवाली, बिस्टाली,
इस तरह की वहाँ पे 2 कचहरियाँ, ठीक है। न्याय प्रणाली, अब हम देखते हैं न्याय प्रणाली किस टाइप की थी लक्ष्मीचंद के टाइम पे। तो न्योवाली न्याय प्रणाली थी और एक बिष्टाली न्याय प्रणाली थी। इस टाइप की 2 कचहरियाँ लगती थी वहाँ पे, ठीक है। एक तो न्योवाली, एक बिष्टाली, 2 तरह की जो है कचहरी लगती थी। तो जो न्योवाली जो वहाँ पे कचहरी थी वो किसके लिए थी, वो समस्त जनता के लिए थी, ठीक है। जो न्योवाली वाली कचहरी थी ना, अब यहाँ पे आप नोट्स में कैसे लिखेंगे कि चंदों के समय न्याय प्रणाली, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो न्याय प्रणाली समझाइए, इस तरह से क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर से आप लिख लीजिएगा। अब चंदों के, लक्ष्मीचंद के समय न्योवाली और बिष्टाली क्या था, ठीक है। तो न्योवाली और बिष्टाली 2 कचहरियाँ थी, सिंपल, एक क्वेश्चन ये बन गया। 2 कचहरी थी। अब क्वेश्चन आता है कि जो न्योवाली है वो क्या है। तो न्योवाली क्या है, ये जो समस्त जनता होती थी उसके न्याय के लिए लगाई जाने वाली कचहरी को न्योवाली से जानते थे, ठीक है। और जो सैनिक मामले होते थे उस राज्य में, सैनिक मामले जो होते थे सेना के अंतर्गत वाले, उनकी अगर वहाँ पे अगर कुछ मामला हो जाता, कुछ हरकत हो जाती, तो उनके न्याय प्रणाली को क्या कहा जाता था, बिष्टाली, ठीक है। तो बिष्टाली नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो तो सैनिक मामले होते थे उनके न्याय के लिए बिष्टाली प्रणाली वहाँ पे यूज़ की गई थी। राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियाँ वहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है। लक्ष्मीचंद के टाइम पे राज्य कर्मचारियों की, जो राज्य के कर्मचारी होते थे उनकी 3 श्रेणियाँ बनी थी। पहले नंबर पे सरदार आता था, जो परगने का, उस जो परगने में बटा होता था ना राज्य, उस परगने का पूरा शासक जो होता था वो सरदार होता था, ठीक है। अब जो सेना वाला जो हिस्सा होता था, सिर्फ सैनिक जिस ग्रुप में होते थे उस ग्रुप का जो अधिकारी होता था उसको फौजदार कहते थे, ठीक है। और जो राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी होते थे उनको नेगी कहते थे। 3 तरह के यहाँ पे कर्मचारी में बटा हुआ था, सरदार, फौजदार, नेगी। सरदार कौन होते थे, पूरे परगने का अधिकारी, फौजदार सैनिकों का अधिकारी, और नेगी जो राज्य के छोटे छोटे अधिकारी होते थे, ठीक है। तो इन लोगों को जो है अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था। जो ये नेगी लोग थे इन्हें अनाज के रूप में, जैसे ये कुछ कार्य करते थे तो इन्हें नेग दिया जाता था, ठीक है। तो इसलिए इनको शायद नेगी कहा गया, ऐसा कहा जाता है। तो नागरिक प्रशासन भी जो है ये नेगियों के हाथ में ही हुआ करता था। अब लक्ष्मीचंद जो था वो एक बड़ा निर्माता भी था, ठीक है। निर्माणकर्ता को निर्माता कहते हैं, एक बड़ा निर्माता था। उसने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए हुए थे, नरसिंह बाड़ी, ठीक है। बड़े बड़े उसने बाग बगीचे लगाए थे लक्ष्मीचंद ने। नरसिंह बाड़ी, पांडे खोला, कबीना, लक्ष्मीश्वर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि लक्ष्मीचंद के समय लक्ष्मीचंद ने के द्वारा लगाए गए बाग बगीचों के नाम बताइए, ठीक है। या निम्न में से लक्ष्मीचंद ने किस बगीचे को लगवाया था, ठीक है। या निम्न में से लक्ष्मीचंद के समय का बगीचा कौन सा नहीं है। तो जब आपको 4 पता होंगे तो आपके लिए आसान होगा जो नहीं है उसको छांटना, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, नाम देखने हैं बगीचों के। तो एक था नरसिंह बाड़ी, पांडे खोला, कबीना, लक्ष्मीश्वर, ठीक है। इन नामों से जो है बगीचे लक्ष्मीचंद के समय पे लगवाए गए थे। इसीलिए लक्ष्मीचंद को निर्माता भी कहा जाता है कि वो एक बड़ा निर्माता था, क्योंकि उसने बहुत विकास का कार्य भी किया था अपने राज्य में, ठीक है। उसने यत्र तत्र मंदिर वगैरह भी बनवाए थे, ठीक है। कुछ मंदिर ऐसे थे जिनका पुराने थे तो उनका जीर्णोद्धार कराया गया था। तो इस टाइप से जो है उसने बहुत से ऐसे कार्य किए थे लक्ष्मीचंद ने, ठीक है। जैसे कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो है 1602 में कराया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आया हुआ है पेपर में और ये आने की और संभावना है, क्योंकि बहुत टाइम से ये क्वेश्चन देखा नहीं गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें ऐसे लिखिए कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, ठीक है। तो किसने कराया, लक्ष्मीचंद ने, ठीक है। 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो लक्ष्मीचंद ने। और जो शिवलिंग, ठीक है, इसके जो शिवलिंग में तांबे की नई इसने शक्ति भी लगवाई थी। चंद राजा मंदिर और नौलों, यानी कि जो बावड़ियाँ नहीं होती है, नौले, उनको बनाने के बड़े शौकीन होते थे, क्योंकि उस टाइम के बनाए हुए जो नौले हैं वो अभी तक हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी तक हमें देखने के लिए मिलते हैं। उस समय जो चंद्रवंशीय लोगों ने जितने भी कुमाऊँ एरिया में नौले बावड़ियाँ लगवाई थी वो सब, क्योंकि ये पानी सिंचाई वगैरह के लिए भी जो है यूज़फुल होते थे, ठीक है।
तो वो सब जो है चंद राजाओं ने लगवाए थे। तो इन कार्यों के लिए देश के मैदानी भागों से जो है कारीगरों को बड़ी बड़ी श्रेणियों में लाया जाता था और विभिन्न स्थानों पर जो है ये बनाए जाते थे बावड़ियाँ और मंदिर वगैरह। तो ये ज़मीनें जो हैं रौत यानी कि बहादुरी की जो मैंने अभी पिछले उसमें बताया था कि जो रौत में दी जाने वाली भूमि होती थी, सॉरी पुरस्कार, जो जिनको पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था जिन भूमियों को, उनको रौत में दी गई भूमि कहा जाता था। ठीक है, रौत का मतलब किसी को पुरस्कार स्वरूप दी गई भूमि या जमीन। ठीक है, पृथ्वीचंद रजवार के अठी गांव यानी कि मल्ली गंगोली ताम्रपत्र में, अब ये ताम्रपत्र का ये संख्या वगैरह दी गई है कि जो पृथ्वीचंद रजवार के अठी गांव यानी कि मल्ली गंगोली ताम्रपत्र शाखे 1532 यानी कि सन 1610 में ईस्वी में किसी टमोटा यानी कि टमटा कोई कास्ट होती है ये, उसको एक अधाली यानी कि 8 नाली या 15 किलो अनाज बोने की क्षमता वाली ज़मीन भूमि जो है दी गई थी, ऐसा हमें इस पृथ्वी रजवार के अठी गांव ताम्रपत्र में पता चलता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय पे इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि उस समय पे लक्ष्मीचंद के समय भूमि रौत में भी दी जाती थी, मंदिरों के निर्माण के लिए दी जाती थी और बावड़ियाँ वहाँ पे बनाई जाती थी। मैदानी भागों से कारीगरों को, शिल्पियों को बुलाया जाता था और उनके द्वारा जो है वहाँ पे निर्माण कार्य किया जाता था। लक्ष्मीचंद के बाद उसका योग्यतम पुत्र त्रिमल चंद। ठीक है, अब लक्ष्मीचंद के बाद कौन बना? त्रिमल चंद जो है गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे आपने एक स्पेशल पेज बनाया होगा जिसमें आपने चंद वंश लिखा होगा और उसके बाद आप एग्जैक्ट लाइन टू लाइन एरो करके या फिर 1 2 3 नंबर वाइज जो है आप लिखते रहिए कि किसके बाद कौन सा राजा जो है आया, गद्दी पर बैठा चंद वंश में। ठीक है, तो इससे, और उसका सन भी जरूर लिखिए, इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि कौन किसके बाद आया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका ऐसा आता है डाउटफुल, तो आप एकदम से अपने माइंड में कैच कर सकते हैं अगर आपको इसकी डिटेल पता होगी कि किसके बाद कौन सा जो है चंद्रवंश का शासक बना था। तो अगर आप सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा। तो लक्ष्मीचंद के बाद जो है उसका योग्यतम पुत्र त्रिमल चंद। अब कौन बैठा? त्रिमल चंद बैठा 1616 ईस्वी में। लक्ष्मीचंद के बाद उसका योग्यतम पुत्र त्रिमलचंद जो है 1616 ईस्वी में बैठा गद्दी पर। गड्यूड़ा ताम्रपत्र में उसे महाराज कुमार या फिर युवराज कहा गया है, यानी कि महाराज कुमार जो कहा जाता था, युवराज को कहा जाता था। किसको कहा है? त्रिमलचंद को। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद का पुत्र था त्रिमलचंद जो 1616 में गद्दी में बैठा और उसको जो है महाराज कुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? महाराज कुमार कहा गया है। उसने अपने पिता के गढ़वाला अभियानों में पूरी सहायता की थी। ठीक है, जब लक्ष्मीचंद जो है गढ़वाल के युद्ध अभियान में था तो उसके पुत्र त्रिमल चंद ने उसका पूर्ण सहयोग किया था और वो उसके साथ ही अभियानों में जाया करता था। युवराज के रूप में ही उसने 5 वर्षों तक बूढ़े पिता की ओर से राज शासन चलाया था। ठीक है, मतलब कि जब लक्ष्मीचंद बूढ़ा हो गया था तो राजा तो लक्ष्मीचंद ही था, लेकिन अब उसने शासन किसने चलाया? जैसे होता है ना कि पिता जब बूढ़ा हो जाता है तो शासन की बागडोर जो है थोड़े टाइम, मतलब जब तक पिता की मृत्यु नहीं होती तब तक जो है उसकी छाया में युवराज को शासन चलाना पड़ता है। मतलब आदेश जो होते हैं वो उसका राजा देता है, लेकिन शासन जो है युवराज चलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कुछ टाइम तक शासन किया गया था त्रिमलचंद द्वारा। ठीक है, तो सन 1616 से 1621 ईस्वी तक युवराज के रूप में इन्होंने शासन किया, यानी कि 1616 से 1621 तक जो है ये युवराज के रूप में शासन करता रहा, यानी कि तब तक जो है लक्ष्मीचंद जो है जिंदा था। ठीक है, उसके बाद 1625 ईस्वी में विजयचंद की मृत्यु के बाद 1625 से 1638 तक, यहाँ पे विजयचंद नहीं होगा, यहाँ पे लक्ष्मीचंद होना चाहिए। ठीक है, तो जब लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो गई 1625 में, तो उसके बाद जो है इसने राजा के रूप में शासन किया। ठीक है, तो 1621 से 1624 तक दिलीप चंद ने राज्य किया था। मात्र 1-2 साल के लिए 1625 में विजयचंद गद्दी पर बैठा। ठीक है,
तो 1625 यहाँ पे कुछ, वहाँ पे लक्ष्मी चंद नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे विजय चंद ही होना चाहिए था। यहाँ पे कुछ सन में जो है गड़बड़ी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। एक बार आप इसको फिर से हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। तो 1616 से 1621 तक युवराज के रूप में जो है त्रिमल चंद ने शासन किया। अब 1621 के बाद 1624 तक दिलीप चंद ने राज्य किया, ठीक है। किसने किया? दिलीप चंद ने। हालांकि त्रिमल चंद ने एज अ युवराज शासन किया, लेकिन जब 1621 से 1624 की बात आई तो वहाँ पे फिर चेंज होके दिलीप चंद ने शासन किया, ठीक है। उसका भाई होगा दिलीप चंद, त्रिमल चंद का। तो वहाँ अब यहाँ पे किसने किया? त्रिमल चंद की जगह दिलीप चंद ने शासन किया। तो फिर सिर्फ 1-2 साल के लिए, यानी कि 1625 में विजय चंद गद्दी पर बैठा था, ठीक है। देखो 1600 भाइयों की बात हो रही है, एक एक करके लाइन से भाइयों ने यहाँ पे शासन किया है। 1616 से 1621 तक त्रिमल चंद ने किया, फिर 21 से 24 तक विजय चंद ने किया। 21 से 24 तक किसने किया? देखिए ये वाला जो काल है यहाँ पे त्रिमल चंद ने किया, फिर ये 1624, उसके बाद जो है 1625 ईस्वी में विजय चंद, 1621 से 1624 तक विजय चंद ने किया, ठीक है। 21 से 24 तक किसने किया? विजय चंद ने किया। 21 से 24 तक विजय चंद ने किया। समझ रहे हो? तो 1600, देखिए यहाँ पे बहुत आसान है समझना। 1616 से किया 21 तक, यहाँ पे डैश करके आप लिखिए, डैश करके लिखिए त्रिमल चंद ने। किसने किया? त्रिमल चंद ने। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए 1621 से 1624। तो 1621 से 1624 तक किसने किया? विजय चंद ने, ठीक है। किसने किया? यहाँ पे लिख लीजिए आप, विजय चंद करके उसका नाम लिख लीजिए। अब 1624, यहाँ पे 1625 में विजय चंद की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 24 से 25 के बीच में विजय चंद की जो है मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद 25 से 38, यहाँ पे 25 से 38 तक जो है कौन शासन करता है? यहाँ पे दिलीप। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से कौन आ जाता है? विजय चंद गद्दी पर। देखो अब 25 में विजय चंद मारा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो विजय चंद है वो षड्यंत्र के तहत मारा गया था। उसके बाद फिर जो है गद्दी पर कौन बैठता है? फिर से त्रिमल चंद बैठता है। तो यहाँ पे 3 लोग आए, ठीक है। कौन कौन आए? विजय चंद आया, पहले त्रिमल चंद आया, फिर विजय चंद बैठा गद्दी पे, फिर विजय चंद की मृत्यु हो गई। हो सकता है उसके भाई ने षड्यंत्र के स्वरूप उसकी मृत्यु की हो, कि मतलब मैं गद्दी पे बैठूंगा करके उसके भाई ने उसकी मृत्यु कर दी हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और फिर दिलीप चंद जो है 21 से 24 तक दिलीप चंद बैठा, दिलीप चंद की मृत्यु करा दी गई, और उसके बाद जो है 25 को फिर से त्रिमल चंद यहाँ पे गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। इसके बाद है इतिहासकार। यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो गया था समझना, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट इन्होंने दिया नहीं है और घिचड़ पिचड़ सा कुछ हो गया था मामला, लेकिन अब जो है पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे फिर उसने राजा के रूप में 16 विजय चंद की जब मृत्यु हो गई उसके बाद उसने एज आ राजा स्वरूप गद्दी पर बैठा 1625 को, और 1625 से उसने त्रिमल चंद ने 1625 से 1638 तक पूरे राजा के रूप में उसने वहाँ पे शासन किया, ठीक है। इसके बाद है डॉक्टर श्यामलाल द्वारा पहाड़ पत्रिका 3/4 में प्रकाशित कराए गए अनेक ताम्रपत्रों में एक विजय चंद का पाप है, यानी कि पिथौरागढ़ वाला जो ताम्रपत्र भी हमें मिलता है, ठीक है। तो विजय चंद का पाप है, पिथौरागढ़ वाला जो ताम्रपत्र मिलता है उसमें उसके विवाह कराने के उपलक्ष्य में बसु पुरोहित को चौकी में, या चंपावत की जो चौकी थी वहाँ पे पंचोली नामक व्यक्ति को ज़मीन दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो ये इतना खास ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो था ऊपर वाला ही था, इसको समझना बहुत टफ था, लेकिन आप जो है वैसे ही लिखिए 16 से 1621 त्रिमल चंद, 21 से 24 विजय चंद, फिर 25 से फिर 38 तक एज अ राजा अगेन त्रिमल चंद,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डैश करके लिख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। इसीलिए तो कहते हैं जयरावत समझना बहुत टफ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ये विजय चंद का जो हमें मिलता है उल्लेख शादी का या विवाह का, जो विजय चंद का उल्लेख मिलता है, ये विवाह जो है गंगा के तट पर हुआ था ऐसा कहा जाता है। और कर्णवास के घाट पर पवित्र जल से राजा ने ये संकल्प के साथ भूमि जो है पुरोहित के नाम कर दी थी। जिसने शायद उनकी शादी कराई होगी, जिस पुरोहित ने, उसके नाम भूमि जो है की गई थी राजा द्वारा। एटकिंसन महोदय के अनुसार विजयचंद ने आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के किसी बड़गुजर की पुत्री से विवाह किया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटकिंसन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटकिंसन जो विजयचंद था, उन्होंने किससे, जो वहाँ पे बुलंदशहर है दिल्ली में, वहाँ के बड़गुजर की किसी पुत्री से विवाह किया था ऐसा कहा जाता है। जहाँ तक सामाजिक संबंधों का प्रश्न है, चंदों का जो वैवाहिक संबंध है वो बड़गुजरों के साथ नहीं हो सकता था। इससे राजदरबार में अशांति छा गई। ठीक है, क्योंकि उसने विवाह किससे किया था, बड़गुजर से उसने विवाह किया था। और बड़गुजर से विवाह करने के कारण उसके, क्योंकि उस समय पे बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट मामला था ना, अपने से अदर कास्ट में जो है शादी नहीं की जा सकती थी, तो उसने बड़गुजर से शादी कर ली, जिस कारण उसकी जो फैमिली में था कलेश वलेश होने लग गया था, अशांति छा गई थी, राजकाज ठप पड़ गया था, क्योंकि फैमिली मैटर ही डिस्कस होने में लगा होगा और कलेशबाजी होने में लगी होगी, तो राज्य प्रजा को कौन देखता है, तो उस कारण जो है राजकाज ठप पड़ गया था। तो फलतः त्रिमलचंद जैसे उत्साही एवं राज शासन में दक्ष राजकुमार ने सुखराम कार्की के मार्फत विजयचंद को जो है मरवा दिया। ठीक है, किसने, लक्ष्मीचंद ने, किसने, लक्ष्मीचंद ने जो है उसके बाद उनको मरवा दिया विजयचंद को। अशांति फैली हुई थी, अब वो चाहते थे कि यहाँ पे सुख शांति रहे, इसलिए उन्होंने जो है उनको, विजयचंद को मरवा दिया और अपना जो है शासन करने लगे। ठीक है, तो इतना हम समझ गए हैं। दो प्रतिद्वंदियों के बीच में फंसकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना कितना खतरनाक होता है, इस बात को सुखराम कार्की बहुत जल्दी समझ गए थे। ठीक है, क्योंकि सुखराम कार्की ने ही त्रिमलचंद की हेल्प की थी विजयचंद को मरवाने में। तो अब जो है सुखराम कार्की समझ चुके थे। तो 1625 में जब त्रिमलचंद का राज्यारोहण हुआ तो सर्वप्रथम षड्यंत्रकारियों में से एक और विजयचंद के हंता सुखराम कार्की को मरवा डाला तथा विनायक भट्ट की आंखें निकलवा दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कितना वो था वो कि उसने क्या सोचा कि विजयचंद को उसने मरवाया था ना त्रिमलचंद ने, तो उसका साथ दिया था सुखराम कार्की ने। किसने दिया था, सुखराम कार्की ने उसका साथ दिया था। तो सुखराम कार्की जो है समझ गया था, क्यों, क्योंकि अब जो है सुखराम कार्की की ही बारी थी। सुखराम कार्की की बारी क्यों थी, ऑब्वियसली वो राजा बन चुका है, अब बाद में वो उसके साथ भी इस तरीके का जो है किसी और के साथ मिलकर त्रिमलचंद को भी तो मरवा सकता था सुखराम कार्की, इसीलिए जो है उसने सुखराम कार्की को मरवा दिया और विनायक भट्ट जो अन्य साथी उनका था उसकी आंखें निकलवा दी। पीरूलाला का देश निकाला कर दिया, और जो अन्य साथी था पीरूलाला उसका जो है देश निकाला कर दिया, क्योंकि विजयचंद को मरवाने में रसोइयों, राजचेलियों और छोड़ियों, जो घर में कामकाज करने वाली जो होती हैं नौकरानियाँ, उनको छोरियाँ कहा जाता था उस टाइम पे, छोड़ियाँ, तो उनका भी हाथ था, इसलिए उनसे हर किसी को उसने ठिकाने लगा दिया त्रिमलचंद ने। ठीक है, और अपने विश्वास पात्रों को इस कार्य के लिए नियुक्ति कर दी। यही नहीं, रसोई के भी नियम जो है बना दिए गए। त्रिमलचंद ने छकाता और ध्यानीरों के खस का विद्रोह दबाया। त्रिमलचंद ने छकाता और ध्यानीरों में जो खसों का विद्रोह चल रहा था उसको दबाया, और उसकी मृत्यु के बाद 1638 में बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब हमने देखा था 1625 से 1638 तक बैठा ना त्रिमलचंद गद्दी में। 1625 से 2 बार बैठा, एक बार युवराज के रूप में और एक बार डायरेक्ट राजा के रूप में। राजा के रूप में 1625 से 1638। अब 1638 में जो है त्रिमलचंद की मृत्यु हो गई और गद्दी में कौन बैठा, बाज बहादुर चंद बैठा। कौन बैठा, बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसे सर्वप्रथम अपने साथ जो है चंवर, कस्तूरी, निर्बीसी, गजगाह, घोड़े, खांडा, खुकरी तथा सोने चांदी के बर्तन लेकर दिल्ली के बादशाह शाहजहां के पास जाना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी जो है पहले ही ये उस टाइम पे बादशाहों के अधीन जो है कर दिया था रुद्रचंद के समय पे ही चंद्रवंश को। तो जो है जब वो बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठा तो उसको ये सब चीज़ें लेके
दिल्ली के बादशाह शाहजहां के पास जाना पड़ा। कारण क्या था कि नौलखिया माल या चौरासी माल, जो तराई वाला चौरसिया माल वाला एरिया था, उसको लेने के लिए जो है उसको बोलो वहाँ जाना पड़ा शाहजहां के दरबार में। कटेहरी राजपूतों ने जो है नौलखिया माल या चौरसिया माल, जो तराई वाला रुद्रपुर वाला क्षेत्र था, वहाँ पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसने? कटेहरी राजपूतों ने। अब जब कटेहरी राजपूतों ने वहाँ पे अधिकार कर लिया, जो मुग़ल बादशाह की कृपा आश्रित थे, जो कटेहरी जो राजपूत थे वो मुग़ल बादशाहों के कृपा आश्रित थे और उनको मुग़ल बादशाह ही हटा सकता था, है ना। तो इसीलिए जो है वो इतने सारे जो है गिफ्ट लेके बादशाह शाहजहां के पास गए ताकि वो अपने कटेहरी राजपूत जो उनके आश्रित थे उनको समझा बुझा के वहाँ से हटा दे। तो इस 84 कोस के लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी। जो तराई वाला क्षेत्र था वहाँ से उस समय पे जो है प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आमदनी चंद राजाओं को हुआ करती थी। इसीलिए इसका नाम नौलखिया जो है माल कहा गया था। क्या कहा गया था? नौलखिया माल कहा गया था। तो अब वो आमदनी जो है इन कटेहरी राजपूतों की वजह से आना रुक गई थी, तो इसीलिए वो जो है बादशाह के पास गया था और उसने उससे हेल्प मांगी। ठीक है, शाहजहां से। तो इसके हाथ से ये जो 9 लाख की आमदनी होती थी उसके हाथ से निकल जाने से जो है चंदवंश, ये चंदों की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, ये ठप सी पड़ गई थी। तो मुग़ल शहंशाह जो था उसने उसके अनुरोध पर कटेहर का प्रांत उसे देना मंजूर कर दिया और उसकी राजभक्ति तथा गढ़वाल युद्ध में साथ देने के उपलक्ष्य में उसे बहादुर जमींदार की उपाधियों से विभूषित किया गया। जैसे जब क्योंकि जो बाज बहादुर चंद था ना, जब ये बैठा उसमें त्रिमल चंद के बाद जब ये बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया, ये जो शाहजहां था उसकी हेल्प की थी गढ़वाल के साथ युद्ध करने में। ठीक है, गढ़वाल का जो अभियान किया था शाहजहां ने उसमें जो है इसने हेल्प की थी। तो इस वजह से जो है शाहजहां ने भी उसकी हेल्प की और उसको बहादुर और जमींदार उपाधियों से जो है विभूषित किया और उसे जो तराई वाला एरिया था वो भी उसे दे दिया गया। तो इस कार्य में मुरादाबाद के सूबेदार रुस्तम खां ने उसकी सहायता की और कटेहरियों से माल का इलाका दिलाने में भी उसी ने उस पर दबाव डाला था। किसने? रुस्तम खान ने। किसने? रुस्तम खान ने। ठीक है, इसके बाद जो है उसने वहाँ अपने अधिकारी नियुक्त किए। किसने? बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद को अब नौलखिया माल तराई वाला एरिया मिल गया, अब उसने वहाँ अपने जो है अधिकारी नियुक्त कर दिए। ठीक है, अधिकारी उसने वहाँ नियुक्त कर दिए। सर्वस्व उसने सुव्यवस्था कायम की, पूरी जगह उसने अपनी सुव्यवस्था कायम की। शासन सुविधा के लिए पट्टियों और ग्रामों में जो है उस नौलखिया माल को, उस एरिया को, क्षेत्र को, तराई का जो क्षेत्र था उसको विभक्त किया और अपनी यादगार में उसने वहाँ बाजपुर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि बाजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो त्रिमल चंद के बाद उसका पुत्र जो गद्दी पर बैठा बाज बहादुर चंद ने की थी। किसने की थी? बाज बहादुर चंद ने की थी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत मज़ा सा आ रहा है अभी तो पढ़ने में, ये कहानी सी जो है बहुत अच्छी चल रही है। अब बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ मानीलागढ़ पर हमला कर कत्यूरी कुंवरों को वहाँ से गढ़वाल के ओर खदेड़ दिया। ठीक है, अब कत्यूरी राजकुंवर के जो गढ़ था मानीलागढ़, वहाँ पे बाज बहादुर चंद ने हमला किया मानीलागढ़ में और उनको कहाँ? गढ़वाल की ओर भगा दिया, जिन्होंने गढ़वाल के पूर्वी भागों को लूट मचाया। अब ये जो मानीलागढ़ पर हमला करके जब बाज बहादुर चंद ने इन्हें ये कत्यूरी कुंवरों को जब भगाया गढ़वाल की तरफ, तो इन कत्यूरी कुंवरों ने क्या किया, गढ़वाल का जो पूर्वी भाग था, ठीक है, यानी कि कुमाऊं गढ़वाल का जो बॉर्डर होगा वहाँ पर जो है लूटमाट मचानी शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ कि गोला रावत भूप सिंह थोकर की पुत्री, ठीक है, तो जो गढ़वाल की जो सीमा थी गढ़वाल कुमाऊं की, तो वहाँ पे गोला राजपूती, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला पार्ट कि जो गोला रावत भूप सिंह, ठीक है, गोला रावत भूप सिंह थोकदार की जो पुत्री थी तीलू रौतेली, उसको जो है गढ़वाल की सीमाओं से खरीदने के हथियार उठाने पड़े। अब क्या हुआ, भूप सिंह की जो बेटी थी तीलू रौतेली पुरस्कार भी मिलता है इन्हीं के नाम पे आज, ठीक है। तो तीलू रौतेली जो थी उनको जो है इन कत्यूरी कुंवरों को वापस कुमाऊं की तरफ खदेड़ने के लिए जो है हथियार उठाने पड़े। यह घटना बाज बहादुर चंद के समय से ही प्रारंभ हुई थी और उसके पुत्र उद्योग चंद के समय तक चलती रही। यानी कि बाज बहादुर चंद के समय से ये तीलू रौतेली ने हथियार उठाए थे और उनके पीछे भागना शुरू किया था
उनको खदेड़ने के लिए। और ये जो घटना थी ये उद्योग चंद के, बाज बहादुर के बाद उद्योग चंद बैठा ना गद्दी पे, उसके समय तक ये घटना चलती रही। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तीलू रौतेली कौन थी। तो तीलू रौतेली गोला रावत भूप सिंह थोकदार की पुत्री थी। ठीक है, तीलू रौतेली कौन थी? गोला रावत भूप सिंह थोकदार की पुत्री थी। ये इसको नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, अब ये तीलू रौतेली क्यों फेमस हुई? जब वहाँ से कुंवर जो कत्यूरी कुंवर थे उनको भगाने के लिए तीलू रौतेली ने हथियार उठाए थे और बहुत बहादुरी से उनको खदेड़ा था गढ़वाल से। ठीक है, इसीलिए जो है वो फेमस हुई। अंत में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, वो भी पीठ पीछे किसी ने वार कर दिया था इस वजह से। तो पहले तो भूप सिंह रावत ने अपने पुत्रों के साथ, ठीक है, पहले भूप सिंह रावत जो था उसने पहले पुत्रों के साथ मिलकर जो है इन उपद्रवियों को, जो ये उत्पाती थे कत्यूरी कुंवर, इनसे लड़ाई की युद्ध किया। लेकिन जब वे और उनके दोनों पुत्र, जब भूप सिंह रावत और उनके दोनों पुत्र जो है मारे गए लड़ाई में, तब आखिरकार वीरांगना तीलू रौतेली ने बशरुम्बू पट्टी से लड़ाकू कोली राजपूत व अन्य रावत, नेगी, सजवाड़, असवाल आदि जातियों के वीरों को बुलाया और एक सदंड फौज तैयार की। ठीक है, इसके बाद तीलू रौतेली ने इन सबको बुला के एक सदंड फौज तैयार की तथा खांडे, खुखरी, धनुष, बाण, भाला, करची, जितने टाइप के कुमाऊनी उस समय पे हथियार थे उन सबको जो है लेकर उपद्रवियों पर हमला कर दिया। फलतः आक्रमणकारी कुमाऊं की सीमा की ओर भाग खड़े हुए। ठीक है, अब गढ़वाल से भाग के कुमाऊं की तरफ को भाग गए वो। यहाँ बरकिंडा में भयंकर लड़ाई हुई। यहाँ बरकिंडा एक जगह है, वहाँ पे बहुत भयंकर जो है इनके बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद देघाट व तामाडोन में भी लड़ाई हुई। ठीक है, ये लड़ाई कहाँ कहाँ हुई ये नाम आपको याद रखने हैं। एक तो बरकिंडा में, देघाट में, तामाडोन में। ठीक है, उसके बाद तकोली खाल में भी लड़ाई हुई। ठीक है, तो एक नाम तकोली खाल आपको याद रखना है। यहाँ गढ़ सैनिक विजयी हुए, जो गढ़वाल के जो सैनिक थे तीलू रौतेली के साथ जो थे वो सब जो है विजयी हुए और उनको भगा दिया। लेकिन कालांतर में उद्योग चंद के द्वारा, अब जब उद्योग चंद का समय आया तो उसके द्वारा नेपाल के अजमेरगढ़ को जीत चुकने के बाद, अब जब उद्योग चंद जो है नेपाल का अजमेरगढ़ जीत गया था तो उसने अपनी सेना का मुख जो है पश्चिम की ओर कर दिया। उसने नेपाल का अजमेरगढ़ तो जीत लिया था, तो अब वो जो है वहाँ जीतने के बाद जो है उसका मुँह पश्चिम की ओर हो गया और वो गढ़वाल की तरफ को रुख करने लग गया। अब उसने क्या सोचा, क्या है देखिए, ये हमारा कुमाऊं है, ये कुमाऊं है, पूर्व में क्या है नेपाल, पश्चिम में क्या है गढ़वाल, है ना। तो पश्चिम में क्या है गढ़वाल। तो जब उद्योग चंद ने नेपाल में अजमेरगढ़ जीत लिया तो अब वो गढ़वाल की तरफ, पश्चिम की तरफ जो है मुँह करने लगा, वहाँ की ओर जो है लड़ने के लिए जाने लगा कि वहाँ का भी मैं जीतूं करके। तो अब क्या हुआ, जब वो उस साइड को गया, मल्ला सलाड़ इससे सावनी, खाटली, सेंजदार से गढ़वालियों को सीधे वीरों खाल की ओर जो है भगा दिया। फिर भी कली खाल की लड़ाई में गढ़वाल के इस जोन ऑफ आर्क, कुमाऊनी सेना के जोन ऑफ आर्क यानी कि जो जोन ऑफ आर्क ने कुमाऊनी, जो ये तीलू रौतेली की जो सेना थी उसको जोन ऑफ आर्क कहा गया। ठीक है, तो जोन ऑफ आर्क के नाम से ये जानी गई। तो उसने कुमाऊनी जो सेना थी, उद्योग चंद की जो सेना वहाँ गई थी, उसके छक्के छुड़ा दिए। इसी क्रम में उसने खैरागढ़ को भी जो है विजित कर लिया। फलतः चंदों का कोट यानी कि चौंद कोट, ठीक है, चंदों का जो कोट होता था उसको क्या कहा जाता था, चौंद कोट। तो चौंद कोट और अल्मोड़े का जो पश्चिमी भाग था वो सदैव गढ़वालियों के अधिकार में बना रहा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर तक आ गए थे वो खदेड़ते हुए। इस प्रकार शत्रुओं के विरुद्ध युद्धरत रहने व अपने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुकने के बाद, जब एक दिन, मतलब वो पूरी तरह से जीत चुकी थी इस वाला एरिया तीलू रौतेली, लेकिन जब सब कुछ करने के बाद, जब वो जीत भी चुकी थी, वो एक दिन पूर्वी नयार नदी में नहा रही थी, तभी शत्रु ने तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी पीछे से आकर। ठीक है, क्योंकि अब तीलू रौतेली बहुत वीरांगना मतलब थकी हुई थी, थकी हारी थी, और वो स्नान कर रही थी पूर्वी नयार नदी में। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ये याद रखना है कि जो तीलू रौतेली को जब हमला हुआ था तो वो किस नदी पर नहा रही थी, तो पूर्वी नयार नदी पे वो नहा रही थी, स्नान कर रही थी। ठीक है, तो अब क्योंकि पीछे से एक स्त्री पर, एक वीरांगना पर पीछे से वार किया गया, इसीलिए जो है इसको इतिहास का महाकलंक कहा जाता है। तो बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दी थी। अब यहाँ पे ये वाला इतिहास खत्म हो गया है, थोड़ी देर के लिए उद्योग चंद वाला पार्ट चल रहा था वो, क्योंकि तीलू रौतेली की जब मृत्यु हुई तो उस समय पर उद्योग चंद का शासन चल रहा था।
ठीक है। अब फिर से हम बाज बहादुर चंद में आ गए हैं, क्योंकि उदय चंद वाला फिर हम बाद में और पढ़ेंगे अच्छे से। तो बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान दी थी। अब यहाँ पे ये बाज बहादुर चंद के कार्य बता रहे हैं कि बाज बहादुर चंद ने क्या क्या कार्य किए थे। तो उसने क्या किया था, 1673 में गूंठ भूमि दान की थी। गूंठ भूमि क्या होती है, जो धार्मिक कार्यों के लिए, तीर्थ कार्यों के लिए जो भूमि दान दी जाती है, जैसे जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके खान पान के लिए, ठहरने के लिए धर्मशाला, उनके रेस्ट के लिए जो स्थान दिया जाता है, भूमि दी जाती है, उसको गूंठ कहा जाता है। तो गूंठ उस भूमि को कहा जाता है जिसे मंदिरों की देखभाल व उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दिया जाता है। भोटियों व शौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर उसने रोक लगा दी, किंतु बाद में तिब्बतियों के जब जो दस्तूर वगैरह होता था उस पर जो है बाज बहादुर चंद ने रोक लगा दी थी, लेकिन जब बाद में तिब्बतियों ने अनुरोध किया तो उसने फिर से उस चीज़ को जारी कर दिया था। मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को भोजन, वस्त्र, स्थान आदि की जो व्यवस्था है उसके लिए 5 गांवों की मालगुजारी भी मुकर्रर कर दी गई थी, तथा अस्कोट के जो रजवार होते थे उनको अपने इलाके में सुव्यवस्था और न्याय का शासन स्थापित करने के लिए हिदायत दी गई थी। ठीक है, कि आप लोग वहाँ पे अपने एरिया में जो है अस्कोट के रजवारों से कहा गया कि अपने एरिया में आप लोग फुल तरीके से सुव्यवस्था और न्याय शासन आदि स्थापित करें। ऐसी उनको बाज बहादुर के आदेश थे। इससे पहले 1669 ईस्वी में सोर की यात्रा जो है बाज बहादुर सोर की यात्रा कर चुका था। सोर यानी कि पिथौरागढ़ वाला एरिया, ठीक है, पिथौरागढ़ को सोर कहा जाता था। तो 1669 ईस्वी में बाज बहादुर सोर की यात्रा कर चुका था। उसे उस समय सोर खड़ायत का परगना कहा जाता था। सोर स्थित उर्ग नामक गांव को बाज बहादुर के पूर्वज भारती चंद ने सदानंद जोशी को पूर्व में दे रखा था, किंतु इस समय बाज बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग के बदले तल्ला रयासी में एक जूला जमीन दी। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लुटोला राट कहा गया है। ठीक है, जो ये ताम्रपत्र था उसमें सदानंद जोशी को क्या कहा गया है, लटोला राठ। लटोला जोशी के पूर्वज पहले मड़कोट गंगोली के लटोला गांव में रहते थे, इसीलिए उन्हें लटोला जोशी कहा जाता था। ठीक है, जो ये लटोला राठ जिन्हें कहा गया है उनको लटोला राठ क्यों कहते थे, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे ये मड़कोट यानी कि गंगोली हाट वाला जो एरिया है ना, वहाँ लटोला गांव था एक, तो वहाँ पर रहते थे, इसीलिए उन्हें लटोला जोशी कहा जाता था। यानी कि जो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में वहाँ पे जो लटोला गांव में रहने वाले जोशी होते थे उनको लटोला जोशी कहा जाता था। इस ताम्रपत्र में मुकाम अल्मोड़ा उल्लेखित है। अस्तु बाज बहादुर सोर में डोटी के राजा से मिला। ठीक है, तो बाज बहादुर जब सोर गया घूमने पिथौरागढ़ तो वो वहाँ डोटी राजा से मिला, क्योंकि पिथौरागढ़ किसके अधीन था, डोटी राजा के अधीन था, तो वो वहाँ डोटी राजा से मिला। इस समय डोटी का जो राजा था वो देवपाल था। तो बाज बहादुर के समय पे, बाज बहादुर चंद के समय पे डोटी राजा कौन था, देवपाल था। ठीक है, एक नोट्स में एक पॉइंट ये बना लीजिए। यहाँ से वह ब्रह्मदेव मंडी की ओर चल पड़ा। अब ब्रह्मदेव मंडी पड़ती है ना वहाँ, उस साइड को वो चल पड़ा। कौन, बाज बहादुर चंद। ठीक है, ब्रह्मदेव मंडी की ओर चल पड़ा क्योंकि यहाँ चितौना के राजा ने कालीघाट के ऊपर एक किला बनाकर अपने को स्वतंत्र घोषित कर रखा था। ठीक है, चितौना का राजा था जिसने कालीघाट में एक किला बनाया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इसीलिए जो है बाज बहादुर चंद उस ओर जा रहा था। बाज बहादुर चंद ने उससे किला छीना और राजा को वहीं पेड़ पर लटका दिया। इस प्रकार वहाँ शांति स्थापित कर वह व्यास नदी की ओर चल पड़ा। तो वहाँ के दर्रों में भी अधिकार कर तिब्बतियों से शर्तें लिखवाई कि इन शर्तों के तहत ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कि जो तिब्बती वाला एरिया था वहाँ पे दर्रे जो थे वहाँ पे भी उसने अपना अधिकार कर लिया। किसने, बाज बहादुर चंद ने। भोटियों और हुनियों, यानी कि जो हुनी कौन थे, तिब्बतियों को हुनी कहा जाता था। तो जो भोटी और हुनियों लोग थे उनको सिरती नामक कर चुकाने के लिए बाध्य किया। सिरती नामक के जो कर वगैरह हैं, ये अभी हम पूरी लिस्ट जो है पीछे देखेंगे, करों की जो लिस्ट है। ठीक है, कि कौन कौन से कर वहाँ पे हुआ करते थे। तो ये जो कर हैं, सिरती कर उनको देने के लिए मजबूर किया गया। यह कर नकद के रूप में लिया जाता था। जो सिरती कर था ये नकद के रूप में लिया जाता था। सिरती कर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो ज्वार मुंशियारी से सिरती वसूलने के अनेक विस्तृत वर्णन अभी तक हमें प्राप्त होते हैं। अपने निजी प्रयोग के लिए उनसे सोने का चूरा, जैसे कि सोने का जो चूरा होता है उसको फेटांग कहते हैं, वो सोने का चूरा, कस्तूरी, वृक्ष से जो कस्तूरी निकाला जाता है वो कस्तूरी औषधि के रूप में काम आता है, नाभा, ठीक है, नमक, ये इस टाइप के भी कर जो है उन पर लगाए गए। डॉक्टर श्यामलाल का मत है कि बाज बहादुर चंद का जो राज्यकाल है वो तेजस्वी रहा। उसने कई नए नए क्षेत्रों को विजित करके अपने राज्य में मिलाया, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का उसने प्रयास किया।
ठीक है, क्योंकि वो मुग़ल बादशाह से जाता रहता था, मिलता रहता था, वहाँ के जो कार्य हैं, कामकाज हैं, वो सब देखता था, किस तरीके से वहाँ पे बादशाह का शासन रहता है, वो क्या क्या कार्य करता है। उस तरीके से उसने अपने दरबार में भी जो है अनेक कार्य किए, सुशासन भी करना चाहा और अपना विस्तार भी करना चाहा क्षेत्र का। तो इस तरीके से उसने जो है उसी तरह से मुग़ल दरबार के अनुरूप जो है बनाने का प्रयास किया। अनेक नए पद उसने सृजित किए, कर्मचारियों का उनके काम के अनुरूप उन्होंने नामकरण किया, जैसे कि पानी भरने वाले को पनेरू कहा गया, है ना, जो जैसा काम करता था उसके अनुरूप उनका नामकरण कर दिया गया। जैसे पानी भरने वाले को पनेरू कहा गया, फल लाने वाले को फुलेरिया, प्रातः हर हर की आवाज़ कर जो है जो राज परिवार को जगाया करता था उसको जगाने वाले को हरबोला कहा गया। ठीक है, जो हरबोला हम अभी कास्ट भी देखते हैं ना, तो वो लोग जो है जगाया करते थे राज परिवार को, तो उनको हरबोला कहा गया। मंदिर की जो रक्षा करने वाले थे उनको मठपाल कहा गया, है ना, मठपाल भी एक कास्ट देखते हैं हम अभी। तो ये इनकी जो कास्ट हैं ये इसी तरह से पड़ी, यानी कि जो जिस टाइप का काम करता था उसको वैसे ही नाम दे दिया गया। बाल बहादुर काफ़ी धर्मपरायण तथा धर्म कर्म प्रेमी राजा था, धर्मपरायण था। उसने अनेक मंदिरों का भी निर्माण, क्योंकि अधिकतर जो मंदिर है वो बाज बहादुर चंद के समय या उसके द्वारा बनाए गए या उसके द्वारा जीर्णोद्धार कराए गए देखने के लिए मिलते हैं। उसने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। पिथौरागढ़ में स्थित एक हथिया देवाल, इम्पोर्टेंट और वेरी फेमस एक हथिया देवाल मंदिर जो है ये भी बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया है। इस देवाल को, देवाल मतलब देवाल आल, देवों का आल, ठीक है, यानी कि जो मंदिर है उसको देवाल कहा जाता था। उसको, इस देवाल को जो है एक ही बड़े पाषाण से बनाया गया है। जैसे एक पत्थर है उसी में तराश के उसको खूब बना के एक ही पत्थर से जो है इस पूरे एक हथिया देवाल को बनाया गया है, इसीलिए एक हथिया देवाल कहा जाता है। एक हथिया यानी कि एक ही पत्थर से तराश के उसको बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम एक हथिया देवाल है। इसकी बनावट एलोरा ये महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसी की तरह इसकी बनावट जो है देखी जा सकती है। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी थी ये बाज बहादुर चंद वाली, त्रिमल चंद वाली, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसे पढ़ने में आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू।